तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स के ऊपर अभी रिलीज हुई एक बहुत ही बढ़िया मूवी को जिसका नाम है कर्स ऑफ द सेवन ओशियंस या फिर द कर्स ऑफ द सेवन सीज। मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर जो रिचुअल होता है ना और जो डीमन है वो तो बाप रे बहुत ही भयानक है। इस मूवी के अंदर जिस रिचुअल का इस्तेमाल करा गया है वो है सेगोरो पीतू और इस मूवी का नाम भी इंडोनेशिया के अंदर है सैंतेट सेगोरो पीतू। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है, देखने में इतना ज्यादा मजा आने वाला है आपको कि आप पक्का सब्सक्राइब करके जाएंगे चैनल को। और हाल ही में ही मैंने 2025 के अंदर आई हुई ढेर सारी नेटफ्लिक्स हॉरर मूवीज को एक्सप्लेन किया है। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाकर चेकआउट कर लीजिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत 1970 के इंडोनेशिया में होती है जहां पर हम सुचिप्तो और उसकी बीवी के भाई यानी कि उसके ब्रदर इन लॉ सारदी को देखते हैं। अब सारदी जो है वो सुचिप्तो से काफी चिढ़ता है क्योंकि उन दोनों की ही ग्रोसरी शॉप्स हैं, लेकिन सारदी की शॉप पर कोई कस्टमर नहीं आता, जबकि सुचिप्तो की जो शॉप है वो हमेशा कस्टमर से भरी रहती थी। खैर अब सुचिप्तो जो होता है वो रात को शॉप को बंद करके वहाँ के लोकल हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर हम उसकी बीवी मारनी, उसकी छोटी बेटी सीफा और बड़े बेटे आरदी को देख पाते हैं। और आरदी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था क्योंकि उसकी किडनीज का ऑपरेशन होने वाला था। अब सुचिप्तो वहां पर ऑपरेशन के पैसे लेकर आता है जिनको वो वहां पर जमा करवा देता है। अब थोड़ी देर के बाद में डॉक्टर्स आरदी का ऑपरेशन करते हैं और फिर जब आरदी को होश आता है तो नर्स डॉक्टर को लेने जाती है। यहाँ पर आरदी को एक ओल्ड मैन का भूत दिखाई देता है। खैर अब घर आकर भी आरदी को उस बूढ़े व्यक्ति का गोश्त बार बार दिखाई दे रहा था, तो मारनी आरदी को लेकर डॉक्टर के पास वापस जाती है और अब वो डॉक्टर से वो सारी चीजें बताती है जो भी आरदी को दिख रही थी। लेकिन इस बारे में डॉक्टर ये कहता है कि उनको आरदी को किसी अच्छे आंख के डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। अब रात में जब सुचिप्तो शॉप को बढ़ा रहा होता है तो शॉप का शटर नहीं लग रहा था क्योंकि दरवाजे के बीच में एक टेलिस्मैन यानी कि एक तावीज फंसा हुआ था। अब सुचिप्तो उस तावीज को उठाकर खोल देता है और उसका शक सारदी पर था। खैर वो उस तावीज को डस्टबिन में फेंक कर अपने कार में बैठ जाता है। अब जैसे ही वो कार में बैठता है तो उसकी गर्दन दर्द करने लगती है। खैर अब घर जाकर वो पहले मारनी को अपनी गर्दन के दर्द के बारे में बताता है और फिर वो आरदी के पास में जाता है उसका हाल चाल जानने के लिए। अब जैसे ही आरदी उठकर बैठता है तो वो सुचिप्तो की तरफ देखकर चिल्लाने लगता है। अब उसकी आवाज सुनकर वहां पर मारनी भी आ जाती है। आरदी अपनी माँ को बताता है कि सुचिप्तो के कंधों पर एक क्रीपी सी लेडी बैठी हुई है और यहाँ पर हम उस तावीज की वजह से हुए ब्लैक मैजिक का नतीजा देख पाते हैं। इसलिए सुचिप्तो रुस्तम नाम के एक शेमन को बुलाता है। रुस्तम बताता है कि सर्जरी के बाद आरदी की थर्ड आई ओपन हो चुकी है और अब उसको वो चीजें दिखाई दे रही हैं जो कि एक आम व्यक्ति नहीं देख सकता। इनफैक्ट द थर्ड आई फिल्म भी आई हुई है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। इनकेस आप इंटरेस्टेड हो जाकर देख लीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। खैर अब सुचिप्तो रुस्तम से इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कहता है क्योंकि आरदी अभी एक बच्चा है और इन सब से वो काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाएगा। रुस्तम कहता है कि वो थर्ड आई बंद तो नहीं कर सकता, लेकिन वो थर्ड आई को बहुत ज्यादा कमजोर कर सकता है। इससे होगा ये कि आरदी को सिर्फ वो भूत दिखाई देंगे जो कि खुद आरदी के सामने आना चाहते हैं। अब यहाँ रुस्तम सुचिप्तो को कहता है कि उसे आरदी को मार्केट से दूर रखना होगा क्योंकि मार्केट एक बुरी जगह है। मार्केट के अंदर प्रॉमिस तोड़े जाते हैं, लोगों के साथ फ्रॉड होता है, मिलावट होती है, ऐसी बुरी चीजें वो बताता है कि मार्केट में एक दूसरे की तरक्की देखकर लोग एक दूसरे के साथ बुरी चीजें कर देते हैं और इसलिए मार्केट के अंदर बहुत सारी बुरी स्पिरिट्स भी होती हैं। अब मार्केट के अंदर जो लोग भी ऐसी बुरी चीजें करते हैं उन्हें कहा जाता है कि वो डेविल के साथ ट्रेड या फिर डील करते हैं या फिर आसान भाषा में कहूँ तो काला जादू करते हैं। खैर इसके बाद में 13 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है और हम एक टीनेज आरदी, उसकी बहन सीफा और उसके छोटे भाई आरिफ को भी देखते हैं। खैर फिर वहां पर उनकी माँ मारनी भी आ जाती है और वो सभी साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि तभी आरदी को याद आता है कि आज उसके ट्यूशन की फीस देने की आखिरी डेट है। मारनी यहाँ पर आरदी को मार्केट जाकर सुचिप्तो से फीस के पैसे लेने के लिए कहती है। बेशक यहाँ पर आरदी मार्केट जाने से डर रहा था और ये बात मारनी को भी पता थी, इसलिए वो आरदी को जल्दी से मार्केट जाकर जल्दी से वापस आने के लिए कहती है और इसका रीजन हम सब जानते हैं, उसकी थर्ड आई। वो ये भी कहती है कि आरदी ज्यादा आसपास बिल्कुल भी ना देखे। खैर अब वो कैसे भी करके नीचे नजरें करते हुए मार्केट चला जाता है, लेकिन फिर उसे वहां पर अलग अलग तरह के भूत दिखने लगते हैं। पहले एक बूढ़ी महिला का भूत आरदी को दिखाई देता है जिसकी जुबान बाहर लटक रही थी। फिर उसके बाद उसे एक मोटे बदसूरत आदमी का भूत दिखाई देता है। इन सब से डर कर आरदी नीचे देखता हुआ भागने लगता है और एक आदमी से जा टकराता है। जब आरदी उस आदमी की हेल्प करने को जाता है तो वो आरदी की हेल्प लेने से मना कर देता है और उल्टा उसे गालियां देने लगता है। खैर उस मार्केट की एक शॉप की ओनर आरदी को बताती है कि उस आदमी का नाम विचक है और वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने अपनी बेटी खो दी थी। उसकी बेटी
बेटी के खत्म होने के बाद वो बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लगा था और अब वो ऐसा ही बन चुका है, वो लोगों को अब्यूज करता रहता है। एनीवेज अब किसी तरह से आरदी अपने पिता की शॉप तक पहुंच गया था, जहां पर वो ऊपर जाकर अपने पिता के ऑफिस के बाहर इंतजार करने लगता है। वो सुनता है कि अंदर सारथी जो होता है वो सुचिप्तो को बोल रहा था कि वो ज्यादा लालच ना करे। खैर अब तभी सुचिप्तो गुस्से में आकर सारथी को वहां से जाने के लिए कहने लगता है, यानी कि उसकी बीवी के भाई को, और सारथी अब वहां से निकल जाता है। इनफैक्ट वो आरदी से भी बात नहीं करता। खैर सुचिप्तो फिर बाहर आता है और आरदी उससे फीस के लिए पैसे मांगता है। खैर अब सुचिप्तो अपने ऑफिस में जाता है और फिर वो एक रूम को ओपन करता है जो कि ऑफिस के अंदर ही था, जिसके चलते वो आरदी को पैसे लाकर दे देता है। खैर फिर आरदी घर जाने लगता है और बाहर वो फिर से नीचे देखकर ही चल रहा था और फिर से वो किसी से टकरा जाता है, जिसके चलते होता यह है कि उसके पैसे नीचे गिर जाते हैं और जैसे ही वो पैसे उठाकर खड़ा होता है तो वहां पर 3 भूत को वो नोटिस करता है और डरते हुए जल्दी से वहां से भाग जाता है। और ये सब वहां पर खड़ा हुआ विचक भी देख रहा था। खैर अब रात को आरदी घर चला जाता है और घर पहुंचकर आरदी काफी थक चुका था। अब आरिफ आरदी की हेड मसाज करने लगता है, ये बोलकर कि जो कुछ भी आरदी देखता है मार्केट के अंदर उसकी वजह से आरदी थक जाता है, क्योंकि वो चीजें आरदी की एनर्जी खींच लेती है। खैर अब रात को सुचिप्तो को अपनी शॉप बंद करते वक्त शॉप के बाहर एक ब्लैक कपड़े का पाउच मिलता है। सुचिप्तो उसे उठाकर खोलता है तो उसके अंदर एक मंकी का स्कल था और कुछ काला जादू करने की चीजें। खैर जैसे ही सुचिप्तो ने वो पाउच ओपन करा वैसे ही उसे मंकीज की आवाज सुनाई देने लगती है और तेज हवा चलने लगती है। सुचिप्तो डर कर वहां से भागने लगता है। खैर ये सारी आवाजें सारदी ने भी सुनी थी, जिसने अभी शॉप बंद नहीं करी थी। खैर सुचिप्तो जल्दी से भागकर अपनी कार में बैठ जाता है कि तभी कोई चीज उसकी कार को जोर जोर से हिलाने लगती है। सुचिप्तो जल्दी से बाहर निकलकर उस चीज पर चिल्लाने लगता है और अचानक से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर जल्दी से सुचिप्तो कार शुरू कर घर आ जाता है और वो मारनी को बिना कुछ बताए ही सोने चला जाता है। खैर अब रात को जब सुचिप्तो सो रहा था तब उसको एक बुरा सपना आता है, जिसके अंदर वो खुद को एक जंगल के अंदर देखता है और वो हवा के अंदर लेविटेट कर रहा था। वहां पर सुचिप्तो के सामने एक बूढ़ी महिला थी जो कि किसी तरह का काला जादू कर रही थी। वो ये बोल रही थी कि ये काला जादू ब्लैक मैजिक 7 रिचुअल से होगा, जो कि 7 रिचुअल आइलैंड के ओशन वाले 7 अलग अलग पॉइंट पर होगा, जिस वजह से सोल टेकर आएगा और वो सुचिप्तो और उसके पूरे परिवार को बीमारी और दर्द देगा, टॉर्चर भी करेगा। अब ये बोलकर वो ओल्ड लेडी एक कैंडल का धुआं अपने मुंह में लेकर सुचिप्तो के मुंह पर छोड़ देती है। खैर ऐसा करने के बाद सुचिप्तो की बॉडी बेंड होने लगी थी और वो दर्द में कर्राने लगता है, चिल्लाने लगता है। खैर आरदी को भी कुछ आवाज आती है तो वो चेक करने के लिए सुचिप्तो के रूम में जाता है, लेकिन वहां पर सुचिप्तो आराम से सो रहा था तो आरदी भी अब सोने चला जाता है। खैर अगली सुबह जब सुचिप्तो ब्रेकफास्ट करने लगता है तब उसको अचानक से वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होने लगती है। तभी वो खून की उल्टी करता है जिसके अंदर कीड़े भी थे, यानी कि जो कुछ भी हुआ था वो रियल में हुआ था। जब आरदी सुचिप्तो के पास जाता है तो सुचिप्तो बेहोश हो चुका था और सुचिप्तो के रूम की वॉल पर हम उस सोल टेकर डीमन की शैडो देखते हैं, लेकिन वो खुद को आरदी से छुपा रहा था। खैर अब पूरा परिवार इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और डॉक्टर्स का भी यही कहना था कि सुचिप्तो के सभी ऑर्गन सही काम कर रहे हैं और उसे कोई भी दिक्कत नहीं है, यानी कि ये जो चीजें थी वो मेडिकल साइंस के परे थी। खैर कुछ लोग सुचिप्तो का हाल पूछने आते हैं और वो उसको बताते हैं कि ये सब काले जादू का असर है। वो ये कहता है कि उसे काले जादू पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, तो मारनी सभी लोगों को वहां से भेज देती है। अब अगले दिन आरदी जो होता है वो अपनी माँ को मार्केट छोड़ने जाता है, जहाँ पर मारनी को सारदी मिलता है, यानी कि उसका भाई। वो मारनी को सुचिप्तो के लिए अर्ब्स देता है और मारनी वो अर्ब्स को आरदी को पकड़ा कर ये बोलती है कि वो उसे घर ले जाए। खैर अब वो उन जड़ी बूटियों को लेकर घर जाने लगता है, लेकिन होता यह है कि वो रास्ते में ही उन जड़ी बूटियों को फेंक देता है, क्योंकि आरदी को लग रहा था कि सारदी ने ही सुचिप्तो के ऊपर वो काला जादू करवाया था और शायद से अब वो फिर से वही करना चाहता है। मीनवाइल आरदी का छोटा भाई आरिफ जो होता है वो घर जा रहा होता है और वो लंच खाने के लिए किचन में जाता है। खैर तभी वहाँ के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। उस दरवाजे से होते हुए आरिफ कॉरिडोर में आता है और वहाँ पर आरिफ को सेम ब्लैक पाउच मिलता है। आरिफ भी उसको ओपन कर लेता है और फिर से सेम चीज होने लगती है, जिससे कि आरिफ बहुत ही ज्यादा डर गया था, जिसके चलते वो भागकर अंदर चला जाता है। अब रात को आरिफ बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाता है और पूरा परिवार आरिफ के पास बैठा हुआ था। पूरी रात आरदी अपने भाई के पास था और मारनी सुचिप्तो के साथ। रात को आरदी आरिफ के लिए बर्फ लेने जाता है और हम वॉल पर उसी डीमन की शैडो फिर से देखते हैं, जिसके बारे में उसी बूढ़ी महिला ने जिक्र किया था। खैर उस डीमन की शैडो सुचिप्तो के रूम में चली गई थी और आरदी बस सुचिप्तो के रूम का दरवाजा अपने आप खुलता हुआ देखता रहता है। अब आरदी अपने पिता के रूम में जाता है, लेकिन वहाँ पर सब कुछ ठीक था, लेकिन होता यह है कि अचानक से ही सुचिप्तो को सीजर्स आने लगते हैं, उसे दौरे पड़ने लगे थे। आरदी जल्दी से जाकर सीफा को उठाता है और हेल्प के लिए कॉल करने जाता है। अब तभी आरदी को आरिफ के चिल्लाने की आवाज
आती है क्योंकि आरिफ के कान में कुछ था। जब आरदी देखता है तो आरिफ के कान में से एक लंबा धागा निकलता है और धागे के अंत में एक पेपर था। खैर ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अब आरिफ की आंखों में से खून आने लगा था और तभी अचानक से आरिफ के शरीर के अंदर से एक नुकीले चाकू जैसी चीज उसकी छाती को फाड़ कर बाहर आ जाती है और देखते ही देखते वो चीज आरिफ की पूरी छाती को फाड़ देती है, जिसके चलते आरिफ मारा जाता है। पूरा परिवार आरिफ की मौत से बहुत ही ज्यादा सदमे में था और ये चीज बहुत ही ज्यादा डेडली थी। खैर फिर आरिफ का फ्यूनरल होता है और वहाँ पर सारदी भी था। सारदी को वहाँ देखकर आरदी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब उसने ही किया है। वो बोलने लगता है कि सारदी ने ही वो काला जादू किया था और ये सब सुनकर सारदी वहाँ से चला जाता है। अब ये सारी चीजें तो बस दुखों की शुरुआत थी, क्योंकि सुचिप्तो भी कोमा में चला गया था। आरिफ की मौत से और सुचिप्तो के कोमा में जाने की वजह से मारनी बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। एक तरफ पति की बीमारी, दूसरी तरफ उसका बच्चा भी चला गया। खैर आरदी को पक्का यकीन था कि ये सब काले जादू की वजह से है, इसलिए अब वो रुस्तम को बुलाता है, यानी कि उसी शेमन को जो शुरुआत में आया था। अब रुस्तम आरदी को बताता है कि इस घर के अंदर कोई तो बुरी शक्ति है और ये चीज वहाँ काले जादू की वजह से आई थी। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये थी कि रुस्तम को पता नहीं था कि वो किस टाइप का काला जादू है। लेकिन वो इंडोनेशिया से तो बिल्कुल नहीं था, वो किसी और ही जगह से था, शायद से ईस्ट साइड से, यानी कि थाईलैंड, फिलीपींस, ताइवान या फिर वियतनाम, म्यांमार से भी हो सकता है। और ये ट्राइबल ब्लैक मैजिक है जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है, एक आम काले जादू से बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल वाला। खैर रुस्तम उन सबको प्रोटेक्शन के लिए एक एन्चेंटेड ब्रेसलेट भी देता है। खैर अब जाने से पहले रुस्तम पूरे परिवार को एक बात बताता है कि जब तक वो इस काले जादू के बारे में पूरी तरह से पता नहीं कर लेता, तो अगर तब तक परिवार में से किसी को किसी के ऊपर भी शक हो, यानी कि उनके ऊपर उसने काला जादू किया है, तो वो भूल कर भी उनको कन्फ्रंट ना करे, क्योंकि ऐसा करने से उनकी जान भी जा सकती थी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर उनको आइडिया लग जाएगा कि ये काला जादू इसने किया है, तो सामने वाला व्यक्ति उनको तुरंत ही मार डालता। अब रात को आरदी मार्केट की तरफ जाता है और वहाँ पर वो फिर से विचेक से टकरा गया था, जिसकी वो हेल्प करने की कोशिश करता है। और विचेक वही व्यक्ति है जो कि पागलों की तरह सबको अब्यूज किया करता, लेकिन फिर से विचेक उसे गालियां देने लगता है। खैर अगली सुबह आरदी को शॉप पर जाकर पता चलता है कि जब से सुचिप्तो बीमार है तब से शॉप पर कोई भी कस्टमर नहीं आया। 3 एम्प्लॉइज पहले ही काम छोड़कर चले गए थे और जो बचे हुए 2 एम्प्लॉइज थे वो भी काम छोड़कर चले जाते हैं। खैर पूरा दिन बीत जाता है और वहाँ एक भी कस्टमर नहीं आया था, जैसा कि शुरुआत में सारदी की दुकान पर हो रहा था। खैर अब रात को एक लेडी आकर शॉप पर 1 किलो चीनी मांगती है। जल्दी ही आरदी को पता चल जाता है कि वो लेडी एक भूत है। अब आरदी इन सब से डर गया था और वो जल्दी से वापस देखता है तो वो उस लेडी के गोस्ट को विचेक की शॉप में जाता देखता है, यानी कि विचेक की भी एक दुकान थी वहाँ पर। अब आरदी उस भूत का पीछा करके विचेक की शॉप में जाता है। अब वहाँ जाकर वो नोटिस करता है कि विचेक भी किसी तरह का काला जादू कर रहा था और वहाँ पर विचेक की बेटी की पिक्चर भी रखी हुई थी। खैर तभी वहाँ पर विचेक आ जाता है और वो बोलने लगता है कि सुचिप्तो ने उसकी बेटी को मारा है। खैर आरदी को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो भागकर वहाँ से चला जाता है। खैर अब घर के अंदर सभी सो रहे होते हैं कि तभी हम एक फ्लैग को उड़ते हुए आरदी के घर आता देखते हैं। तभी मारनी और सीफा के हाथ का ब्रेसलेट अपने आप टूट गया था, जो कि रुस्तम ने उनको प्रोटेक्शन के लिए दिया था, यानी कि ये काली शक्ति बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अब तभी मारनी को बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो बाहर जाकर देखती है तो उसे भी वहाँ पर वही सेम ब्लैक पाउच पड़ा हुआ मिलता है। मारनी भी उस पाउच को खोल देती है और उसके साथ भी सेम घटनाएं घटने लगती हैं। उसको बंदरों की आवाजें आती हैं और तेज हवाएं चलने लगती हैं। अब मारनी घर के अंदर तो आ जाती है, लेकिन उससे एक वास टूट जाता है। खैर अब तक आरदी भी घर पर पहुंच गया था और उसे घर के बाहर वही पाउच मिलता है जो कि मारनी ने खोल दिया था। अब जैसे ही वो उस पाउच की तरफ हाथ बढ़ाता है, उसके हाथ का ब्रेसलेट भी टूट जाता है। अब आरदी जल्दी से भागकर अंदर जाता है और सीफा आरदी को बताती है कि मारनी बीमार हो गई है, सेम जैसे कि आरिफ के साथ हुआ था। एंड आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये लोग इस ब्लैक पाउच को खोल क्यों रहे थे, जबकि वो जानते हैं कि काला जादू हो रहा था। तो इस ब्लैक पाउच के अंदर एक हिप्नोटिज्म जैसा था, उसको देखते ही उसे खोलने की इच्छा हुआ करती। अब दूसरे रूम में ये सब सुचिप्तो भी सुन रहा होता है और वो रो रहा था, यानी कि कोमा के अंदर ही। शायद उसे कुछ पता था और वो इन सब के लिए खुद को ही जिम्मेदार मान रहा होता है। खैर अब आरदी बिना देर किए हुए रुस्तम को वहां बुलाता है। वो उस पाउच को देखकर सीधा बता देता है कि जो कोई भी इस पाउच को खोलेगा वो इस काले जादू का शिकार बनेगा और वो तड़प तड़प कर मारा जाएगा। वो ये बताता है कि ये बहुत दूर का काला जादू है, लेकिन ये पक्का ट्राइबल ब्लैक मैजिक ही है और इतना स्ट्रॉन्ग और इतना पावरफुल है कि उसी की वजह से तीनों के ब्रेसलेट तक भी टूट गए, जो कि उसने उन्हें प्रोटेक्शन के लिए दिए थे। खैर आरदी को सबसे पहला शक सारदी के ऊपर ही था और वो सीधा सारदी के पास जाता है। वो उससे सीधा पूछने लगता है कि उन्होंने उसका मामा होकर ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर सारदी एक राज खोलता है कि सुचिप्तो पर कोई भी काला जादू क्यों करेगा। इस बात का पता करने के लिए आरदी को ये बात का पता होना जरूरी है कि सुचिप्तो भी काला जादू करता था, जिसका मतलब बिल्कुल साफ था कि सुचिप्तो जितना अच्छा दिखता था वो उतना अच्छा था नहीं। अब यहीं से सारदी 13 साल पहले की कहानी बताता है।
एक दिन सुचिप्तो उसके पास आया और उसने भी एक ग्रोसरी शॉप खोलने की इच्छा जाहिर करी थी, यानी कि सारदी की दुकान पहले से थी और सुचिप्तो की दुकान बाद में आई थी। खैर सारदी ने एक शॉप का इंतजाम किया सुचिप्तो के लिए। ऑब्वियस सी बात है, उसकी बहन का पति है वो, और सुचिप्तो की शॉप काफी अच्छी चलने लगी थी। फिर कुछ टाइम के बाद में सुचिप्तो के ऊपर कोई काला जादू करने लगा और उस टाइम पर आरती को भी किडनी वाली प्रॉब्लम हुई थी। इसलिए तंग आकर सुचिप्तो मबादी नाम की एक शेमन के पास गया और उनसे उसने मदद मांगी। तो यहाँ पर हो ये रहा था कि कंपटीशन के चलते लोग एक दूसरे पर ही काला जादू करवा रहे थे और जिसकी दुकान सबसे ज्यादा चलती थी उसके ऊपर ज्यादा काला जादू करवाया जाता। अब हेल्प मांगने के अगले दिन से ही सुचिप्तो की शॉप पहले जैसी चलने लगी। साथ ही साथ हुआ ये कि मबादी की हेल्प से वो सारे के सारे काले जादू को वापस भेज पाता था। अब एक दिन मारनी पर किसी ने काला जादू किया और वो बहुत ही ज्यादा बुरा था। डॉक्टर्स को मारनी की वूम में यानी कि कोख में कीले मिली थी। गुस्से में आकर सुचिप्तो ने शेमन से उस आदमी का नाम पूछा जिसने की मारनी के ऊपर वो काला जादू किया। शेमन ने बताया कि वो आदमी जो कि सुचिप्तो के ऊपर काला जादू करता आ रहा है वो असल में विचक है। उस रात गुस्से में सुचिप्तो ने उस काले जादू को बैक करने के लिए कहा था, यानी कि वापस भेजने के लिए, लेकिन गलती से वो काला जादू विचक की जगह उसकी बेटी पर हो गया था और उसकी बेटी के गले में से बड़ी बड़ी कीलें निकलने लगी जिन्होंने उसकी गर्दन में बहुत बड़े बड़े घाव कर दिए थे, होल्स कर दिए थे, और विचक के सामने ही उसकी बेटी की दर्दनाक मौत हो गई थी। उस दिन के बाद से शायद विचक सुचिप्तो से बदला लेने की सोच रहा था और अब वो सुचिप्तो से बदला ही ले रहा है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि आरती को अभी भी इस चीज पर यकीन नहीं आ रहा था, जिसके चलते सारदी उसे कहता है कि वो जाकर अपने पिता का ऑफिस चेक करे। इनफैक्ट आपको याद भी होगा कि वहां पर एक सीक्रेट रूम भी था। खैर अब आरती ऑफिस का दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और उसे अंदर ब्लैक कैबिनेट मिलता है जिसके अंदर काले जादू का सामान था और एक ब्लैक मैजिक की किताब भी थी जिसके पीछे मबादी का फोन नंबर भी था। अब आरती जल्दी से उस नंबर पर कॉल करके मबादी का एड्रेस लेता है और वहां पर उनसे मिलने जाता है। खैर अब उसे मबादी का घर तो मिल जाता है, लेकिन वहां पर उसे मबादी की बेटी मिलती है जो कि उसे बताती है कि मबादी कोमा में है, यानी कि जब से उन्होंने सुचिप्तो की हेल्प की। अब कोमा में जाने से पहले मबादी ने बताया था कि उसे ट्राइबल रिचुअल की आवाज सुनाई देती थी। खैर वो बताती है कि अब मबादी सुचिप्तो को और प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। अब विचक जिस शेमन की हेल्प ले रहा था वो ईस्ट से आई हुई है, शायद से म्यांमार से या फिर थाईलैंड से, और उसकी पावर मबादी की पावर से भी ज्यादा है। और जो काला जादू वो शेमन इस्तेमाल कर रही है उसे सेगोरो पीतू कहा जाता है और जो रिचुअल उस शेमन ने परफॉर्म किया है वो एक हाई लेवल का विचक्राफ्ट है जिसके अंदर एक सोल का सैक्रिफाइस चाहिए होता है जो दुख और बदले से भरी हो, जैसे कि विचक की। फिर वो शेमन इंडोनेशिया के आइलैंड हवा के 7 कोस्टल कॉर्नर्स पर 7 अलग रिचुअल्स करती है और ऐसा ही सपना यहाँ पर सुचिप्तो को भी आया था, यानी कि वो सपना नहीं था बल्कि वो रियलिटी में हो रहा था। और ऐसा ये शेमन 7 सीज के ईविल स्पिरिट को बुलाने के लिए करती है। वो ईविल स्पिरिट समुद्र पार करके आई है जिससे पता चलता है कि वो ईविल स्पिरिट कितनी पावरफुल है और उस ईविल स्पिरिट का नाम है सुआंगी। खैराबार्दी जो होता है वो जल्दी से कार में बैठकर अपने मामा जी यानी कि सारदी के पास जाता है और वो उससे सेगोरो पीतू के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कुछ नहीं पता था। खैर अब ये दोनों ही जल्दी से कार में बैठकर घर जाने लगते हैं। मीनवाइल मारनी सीफा को हॉट टी बनाने के लिए कहती है और सीफा चाय बनाने लगती है। तभी अचानक से मारनी के पेट में दर्द होने लगता है। मारनी की आवाज सुनकर सीफा अंदर आती है और मारनी का पेट अपने आप फूल गया था और अचानक से पेट के अंदर से डीमन वाली तार बाहर आती है जिसके साथ मारनी की आंतें भी बाहर निकल आई थी। अब यहाँ पर सारदी और आरदी भी पहुंच गए थे और उन सबके सामने ही मारनी अपना दम तोड़ देती है। फिर मारनी का फ्यूनरल होता है और उधर रुस्तम उस काले जादू को तोड़ने का तरीका ढूंढ रहा था। तभी रात को रुस्तम आरदी के पास आता है। वो उसे बताता है कि इस काले जादू को तोड़ने के लिए आरदी को प्यूरिफिकेशन की रिचुअल करनी पड़ेगी। अब इसके अंदर आरदी को अपनी तीसरी आंख ओपन करनी होगी क्योंकि आरदी को इस रिचुअल के लिए उन 7 कोस्टल पॉइंट्स पर जाकर इन 7 फिगर्स को ढूंढना होगा, यानी कि स्पिरिट्स को, जिन पर उस शेमन ने काला जादू किया है। लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा अगर आरदी की तीसरी आंख ओपन होगी, क्योंकि उन फिगर्स को सिर्फ आरदी ही अपनी थर्ड आई से ढूंढ सकता था, कोई भी आम इंसान उनको नहीं देख सकता। विच एक्सप्लेन्स कि शायद से उस शेमन के पास भी थर्ड आई होगी। खैर अब वहां पर जाकर आरदी को एक एक करके पहले उन फिगर्स में जल रही कैंडल्स को बुझाना है, फिर उन कोस्टल्स के किनारे से समुद्र का पानी भरकर यहाँ लाना है। खैर आरदी के साथ जाने के लिए रुस्तम सीफा को कहता है और वो सारदी को घर पर ही रुककर प्यूरिफिकेशन के रिचुअल की तैयारी करने के लिए बोलने लगता है। और रिचुअल करने के लिए उनके पास सिर्फ कुछ ही दिन थे और आखिरी डेट सुचिप्तो के बर्थडे की डेट थी। खैर बिना देर किए आरदी और सीफा उन फिगर्स की तलाश में निकल पड़ते हैं। अब उन्हें पहली फिगर मिल जाती है और उसे सीफा भी देख पा रही थी। खैर अब जैसा कि रुस्तम ने कहा था वो दोनों बिल्कुल वैसा ही कर रहे थे, लेकिन उन फिगर्स के साथ एक अलग तरह का डीमन जुड़ा हुआ था। अब पहले फिगर के साथ एक स्नेक वाला डीमन कनेक्टेड था। उस डीमन से बचकर वो दोनों दूसरे फिगर तक जाते हैं और दूसरे फिगर के साथ एक ब्लैक जिन कनेक्टेड था। तीसरे के साथ में एक बैट वाला यानी कि चमगादड़ वाला डीमन
जुड़ा हुआ था। चौथी फिगर के साथ में एक सांप वाली डीमन कनेक्टेड थी। अब पांचवी फिगर की बात करी जाए तो उसके साथ में एक लिजर्ड वाला डीमन था और छठे फिगर के साथ में एक बिना सर वाला डीमन जुड़ा हुआ था। खैर आज यहाँ पर तीसरा दिन होता है और कल आखिरी दिन इस रिचुअल के लिए था, जिसके चलते जल्दी से आरती और सीफा सातवें फिगर के पास जाते हैं और वहां पर सब कुछ ठीक जा रहा था। उन्होंने पानी भी भर लिया था, लेकिन तभी कोई इनविजिबल शक्ति उन दोनों का पीछा करने लगती है और वो उन दोनों को नीचे भी गिरा देती है। खैर अब ये जो पानी वाला कंटेनर था वो टूट चुका था कि तभी वहां पर एक भयानक डीमन आता है जो कि सदर्न ओशियन की प्रिंसेस न्याय रोरो केदुल की तरफ से आया था। इनफैक्ट ऐसी सेम मूवी मैंने एक्सप्लेन भी कर रखी है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा। अब बात करी जाए न्याय रोरो केदुल के बारे में तो वो इंडोनेशिया की एक फेमस फोकलोर टेल है और एक सुपर नेचुरल बीइंग है जो कि विचक्राफ्ट करती है, बहुत ही भयानक है। खैर अब वो डीमन वहां से समुद्र के पानी से भरा एक कंटेनर लेकर आया था जो कि क्वीन की तरफ से एक गिफ्ट था। खैर वो दोनों जल्दी से सभी कंटेनर्स लेकर घर जाने लगते हैं और आप ये भी सोच रहे होंगे कि एंड में न्याय रोरो केदुल जो थी उसने इनकी हेल्प क्यों करी। तो ऐसा माना जाता है कि वो इंडोनेशिया के लोगों की प्रोटेक्शन करती है, जिसके चलते ही उसने एज अ गिफ्ट वो पानी उन लोगों को दे दिया था। ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर आरती जो था वो अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकता था, तो प्रिंसेस ने आकर एज अ गिफ्ट वो पानी उसको दे दिया ताकि यहाँ पर वो उस डीमन स्वांगी को हरा पाए, जो कि उसने किया भी। आज यहाँ पर आखिरी दिन था रिचुअल का और रात को अचानक से सारा घर ब्लू लाइट में कवर हो गया था और वहां पर स्वांगी आ जाता है, यानी कि वही डीमन जो कि एक बहुत बड़ा भयानक डीमन होता है। खैर रुस्तम को लगता है कि वो प्रेयर्स करके स्वांगी से बच सकता है, लेकिन स्वांगी पहले रुस्तम का हाथ तोड़ देता है और बस फिर वो अपनी दो ही उंगलियों से रुस्तम का सर पकड़कर उसे कुचल डालता है, जिसके बाद वो सारदी को पकड़ता है और सीधा ही उसका दिल निकालकर खा जाता है, जो कि बहुत ही भयानक मंजर था। अब आरती और सीफा भी घर आ चुके थे और उन्हें घर आकर रुस्तम और सारदी की लाशें मिलती हैं। अब बिना देर किए आरती जो होता है वो सीफा को अंदर बुलाकर प्यूरिफिकेशन की रिचुअल करने लगता है और 4 कंटेनर आने पर लाइट चली जाती है। आरती जाकर फ्लैशलाइट ढूंढने लगता है और वहां पर उसे स्वांगी मिलता है जो कि आरती को उठाकर दूर फेंक देता है। अब आरती सीफा को रिचुअल कंटिन्यू करने के लिए कहता है और वो खुद स्वांगी को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। वहां पर सीफा ने 6 कंटेनर का पानी भी सुचिप्तो पर डाल दिया था और अब स्वांगी को दर्द हो रहा था, यानी कि इस रिचुअल को ये लोग अपोजिट कर रहे थे, जिसके अंदर 6 स्टेप्स पूरे हो चुके थे। बेसिकली वही बात है, जैसे इस रिचुअल को किया गया था इसको तोड़ने के लिए भी इसका अपोजिट करना होगा। खैर स्वांगी सीफा को भी उठाकर दूर फेंकने लगता है और आरती जल्दी से जाकर आखिरी कंटेनर का पानी सुचिप्तो के ऊपर डालने लगता है, लेकिन स्वांगी सुचिप्तो को ही उठाकर ले जाता है। खैर अब यहाँ आरती को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, जिसके चलते वो छत पर उस कंटेनर को उठाकर मार देता है और कंटेनर टूट जाता है, जिस वजह से पानी सुचिप्तो के ऊपर जाकर गिर गया था और रिचुअल भी कंप्लीट हो गया था। अब देखते ही देखते स्वांगी भी जलने लगता है और काले जादू से जो कर सुचिप्तो के ऊपर लगा हुआ था वो खत्म हो जाता है। अब उधर हम विचेक को अपनी शेमन के साथ देख पाते हैं और शेमन एक प्रोटेक्शन बना रही थी, क्योंकि वो विचेक को बताती है कि अगर काले जादू को हरा दिया जाए तो स्वांगी उसी पर्सन के पास आता है जिसने अपनी सोल स्टार्टिंग में इस रिचुअल को करने के लिए दी थी। अब देखो इस रिचुअल को शुरू करने के लिए एक शेमन की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर स्वांगी डीमन जो होता है वो सबसे पहले तो उसी पर्सन की सोल को लेता है जिसने की इस रिचुअल को करवाया होगा, जैसे की यहाँ पर विचेक की सोल को। अब यहाँ पर उसे वादा करा गया था कि जिसके ऊपर इस रिचुअल को करवाया जाएगा वो उसकी सोल को इजीली कंज्यूम कर सकता है, जैसे कि सुचिप्तो। लेकिन सुचिप्तो के बेटे आरती ने इस चीज को हरा दिया था, स्वांगी को हरा दिया था, रिचुअल को पलट दिया गया, जिसके चलते होगा ये कि स्वांगी जो होगा वो आकर अब सीधा उसी की सोल को खाएगा जिसने इन सब की शुरुआत करी थी, और इसी के चलते जो शेमन होती है वो प्रोटेक्शन बना रही थी। अब यहाँ पर वो 2 लोग कौन है जिन्होंने इस रिचुअल को शुरू किया? तो देखो यहाँ पर सबसे पहले विचेक है, क्योंकि उसने अपनी सोल का सैक्रिफाइस किया। दूसरी है ये शेमन। तो अब यहाँ पर स्वांगी इन दोनों की ही तरफ आ रहा था। खैर उस शेमन ने प्रोटेक्शन बनाने में देर कर दी थी, क्योंकि स्वांगी वहां पर पहुंच चुका था और सबसे पहले वो शेमन को पकड़कर बीच में से उसके 2 हिस्से कर देता है और फिर वो विचेक का सर ही खा जाता है, यानी कि उसने इन दोनों की ही सोल को कंज्यूम कर लिया। एनीवेज अब यहाँ से सीन कुछ दिन के बाद शिफ्ट होता है और अब मबादी भी ठीक हो चुकी थी, यानी कि उनके कोमा के अंदर जाने का जो रीजन था वो यही स्वांगी डीमन था। अब मबादी कहती है कि अब स्वांगी वाला ब्लैक मैजिक यहाँ पर नहीं है, तो आरती जो होता है वो सुचिप्तो से शॉप वाले ब्लैक मैजिक के बारे में पूछता है। सुचिप्तो कहता है कि वो उस ब्लैक मैजिक को भी खत्म करेगा। अब उसी दिन सुचिप्तो और मबादी शॉप पर जाते हैं और मबादी कुछ चैंटिंग करती है और वो कहती है कि अब उस ब्लैक मैजिक को कहीं और जाना होगा, और वहां पर जल रही कैंडल अपने आप बुझ जाती है, यानी कि अब यहाँ पर ये जो काले जादू थे वो बिल्कुल ही खत्म हो गए थे, क्योंकि हम देख चुके हैं कि काले जादू की वजह से क्या होता है, जिसके चलते मबादी जो होती है वो अपने काले जादू का सामान उठाकर वहां से निकल जाती है और बूम,
इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द कर्स ऑफ सेवन सीज फिल्म की कहानी, जो कि स्वांगी डीमन के ऊपर बेस्ड है। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया भी है। तो देखो यहाँ पर 2-3 सिंपल से प्लॉट चल रहे हैं जिनको जोड़कर इस फिल्म को बनाया गया है, जो कि काफी बेहतरीन लगता है। सबसे पहला तो यही है कि मार्केट के अंदर इतना कंपटीशन था जिसके चलते काले जादू को करा जाता था अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए, और ऐसी चीजें सुचिप्तो कर रहा था। तभी तो उसकी दुकान इतनी बढ़िया चल रही होती है। लेकिन यहाँ पर सारथी का इस काले जादू में कोई भी हाथ नहीं होता। और सेकंड प्लॉट ये था कि जो विचेक होता है उसने सुचिप्तो के ऊपर काला जादू करवाया था, जिसके चलते ये दुकान वगैरह जो थी और जो मारनी थी वो बीमार पड़ने लगी थी। इसके चलते ही उसने उसके ऊपर उल्टा ब्लैक मैजिक करवाया था। लेकिन ये जो काला जादू होता है वो विचेक की बेटी के ऊपर आ गया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। अब अपना बदला लेने के लिए ही विचेक ने इतना खतरनाक कर्स ऑफ सेवन सीज वाला जादू करवाया था। और ये रिचुअल आप समझ ही गए होंगे कि 7 अलग अलग कोस्टल एरियाज के अंदर इसको करना होगा। अलग अलग इविल स्पिरिट्स को बुलाना पड़ता है, जिसके अंदर मेन होती है स्वांगी डीमन। और स्वांगी डीमन जो है वो बहुत ही भयानक होता है, और एक बार अगर ये रिचुअल हो गया तो इसको हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके अंदर फाइंड आउट करना ही मुश्किल हो जाता है कि आखिर ये डीमन है कौन सा। या आप कह सकते हो कि स्वांगी के अंडर में 7 और डीमंस आते हैं जो कि लोगों को परेशान करते हैं, और एंड में वो आकर अपनी सोल को, जो कि उससे प्रॉमिस करी गई है, जैसे कि यहाँ पर सुचिप्तो की सोल थी, वो उसे आकर ले जाता है। लेकिन अल्टीमेटली उसे रिवर्स करने के लिए यहाँ पर उन्हीं 7 सीज का पानी लगने वाला था। तो बेसिकली ये एक तरह की रिवेंज मूवी है जो कि देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगती है। आपको सारी चीजें, सारा रिचुअल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि पास्ट के काफी टाइम्स के हिसाब से ये मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इसका जो कर्स ऑफ सेवन सीज है वो बहुत ही खतरनाक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कर्स ऑफ सेवन सीज फिल्म पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जल्दी से जल्दी दे दूंगा। और रिसेंटली मैंने 2025 की नेटफ्लिक्स पर आई हुई ढेर सारी मूवीज को एक्सप्लेन किया है। पिन कमेंट में जाइए, जरूर चेकआउट करिए, आपको देखने में काफी मजा आएगा। स्लीप कर्स मूवी को तो बिल्कुल देखना मत भूलना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए